हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू डीएनएस यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ, दीनदयाल उपाध्याय यूनिवर्सिटी, लखनऊ यूनिवर्सिटी, हरिश्चंद्र पीजी कॉलेज और उदय प्रताप कॉलेज में होने वाले एंट्रेंस एग्जाम में, जिसमें कि आपके लास्ट ईयर के सिलेबस में अगर आप चेक करेंगे हिस्ट्री, जियोग्राफी और पॉलिटी के क्वेश्चन अगर आए हुए हैं तो उनके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये सेशन होने वाला है और बहुत ही शानदार ये पार्ट 2 वीडियो का होगा। दोस्तों, अगर पार्ट 1 आपने नहीं देखा है तो एक बार जरूर जाकर के प्लेलिस्ट में देख लीजिएगा और उसके नोट्स भी तैयार कर लीजिएगा। और साथ ही साथ मैं एक्स्ट्रा जो चीज़ें बताता हूँ, कॉपी पेन लेकर बैठिएगा, उसको नोट डाउन करते रहिएगा। और हिस्ट्री के इसी तरह पार्ट 5 मैंने पढ़ा दिए हैं, उसको भी जाकर के आप एक बार चेकआउट कर लीजिएगा। दोस्तों, अगर आपको इसके पीडीएफ की जरूरत है तो डीएनएस एजुकेयर ऐप डाउनलोड करके आप फ्री सेक्शन में जाइएगा, वहां पर आपको इसका पीडीएफ भी मिल जाएगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जो तूफानों में पलते जा रहे हैं वही दुनिया बदलते जा रहे हैं। तो दोस्तों, तूफानों में पलना सीखिए और दुनिया को भी बदलना सिखाइए कि दुनिया कैसे बदलती है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन की ओर। और बहुत ही ज़्यादा पहला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होने वाला है, जो कि आपका, मैं अगर बात करूं तो दोस्तों, मैंने अभी आपको बताया है कि आप जो है इसका एप्लीकेशन में जाकर के इसके आराम से पीडीएफ को डाउनलोड कर लीजिए ताकि आप इसका रिवीजन कर सकें आसानी से। चलिए पहले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। दोस्तों, ये लीजिए पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट आ चुका है। राज्य विधानमंडल के अनुमोदन के बिना राज्यपाल द्वारा जारी अध्यादेश कितनी अवधि के लिए लागू रहेगा? यानी फॉर हाउ लॉन्ग विल द ऑर्डिनेंस issued by the governor remain in force without the approval of the state legislature? ठीक है, अगर मैं बात करूं राज्यपाल की, दोस्तों मैं अगर बात करूं राज्यपाल की, तो राज्यपाल, ध्यान रखिएगा, आर्टिकल 155 में राज्यपाल की बात की गई है भारत के संविधान में। और अध्यादेश की बात करें तो दोस्तों, अध्यादेश राज्यपाल भी जारी करता है, यानी गवर्नर भी जारी करता है, और ध्यान रखिएगा राष्ट्रपति भी जारी करता है, प्रेसिडेंट भी जारी करता है। और दरअसल अध्यादेश को हम इंग्लिश में कहते हैं ऑर्डिनेंस। तो राज्यपाल और राष्ट्रपति ये दोनों ऑर्डिनेंस को दरअसल करते हैं, लागू करते हैं, या उसको अध्यादेश जारी करते हैं, समझिएगा। तो इसमें पूछा गया है कि राज्यपाल द्वारा जारी अध्यादेश कितनी अवधि के लिए लागू रहेगा। उसकी बातें मैं अगर बाद में करूं, सबसे पहले कुछ बातें मैं आपको बता देता हूं। देखिए, अगर मैं बात करूं राज्यपाल द्वारा जारी अध्यादेश की, तो गवर्नर जो अध्यादेश जारी करता है उसकी बातें किसमें लिखी गई है? उसमें लिखी गई है दोस्तों आर्टिकल 213 में। ठीक है ना, गवर्नर जो जारी करता है अध्यादेश, वो 213 आर्टिकल में साफ साफ लिखा गया है कि गवर्नर, राज्य का जो गवर्नर है, वो अपने शक्तियों का प्रयोग करके, अपने पावर्स का यूज करके आर्टिकल 213 के तहत अध्यादेश जारी कर सकता है, जिसकी वैलिडिटी कितनी महीने की रहेगी? जिसकी वैलिडिटी जो रहेगी वो 6 महीने की रहेगी। कितनी रहेगी? 6 महीने की रहेगी। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, याद रखिएगा। और ये अध्यादेश इसलिए जारी किया जाता है ना, जैसे मान लीजिए कि कोरोना का पीरियड आया। अब कोरोना के पीरियड में भाई संसद तो चलेगी नहीं, तो संसद जब नहीं चलेगी तो कानून तो बनाना पड़ेगा ना, कानून तो बनाना पड़ेगा। तो उस इमीडिएट कंडीशन में, इमरजेंसी के कंडीशन में, एक पावर होती है प्रेसिडेंट के पास भी और गवर्नर के पास भी। पूरे अगर कंट्री में कोई अगर अध्यादेश लागू करना है या ऑर्डिनेंस लाना है, कानून बनाना है इमीडिएट, तो वो दरअसल प्रेसिडेंट बनाता है। और राज्य में कोई कानून बनाना हो तो गवर्नर बनाता है। ये दोनों लोग क्या जारी करते हैं? अध्यादेश जारी करते हैं, ऑर्डिनेंस जारी करते हैं। ठीक है, तो वही 6 महीने तक वैलिड रहता है। उसको 6 महीने के अंदर राज्यसभा और लोकसभा दोनों से पास करवाना पड़ता है, तब जाकर ये कानून बनता है। नहीं तो 6 महीने के लिए कम से कम ये रहता है टेम्पररी तौर पर। ठीक है, अगर मैं बात करूं प्रेसिडेंट की, तो ध्यान रखिएगा, प्रेसिडेंट की अगर मैं बात करूं तो इसके पास आर्टिकल, इसको चेंज कर दीजिए, 1 को ला दीजिए पहले, 2 को ला दीजिए बाद में, और 3 को ला दीजिए इधर। तो ये 123 आर्टिकल में ये साफ साफ कहा गया है कि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया भी ऑर्डिनेंस जारी कर सकता है, अध्यादेश जारी कर सकता है आर्टिकल 123 के अकॉर्डिंग। ठीक है, इस बात को ध्यान रखिएगा, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। इंडिया के पहले प्रेसिडेंट कौन थे? जाहिर सी बात है राजेंद्र प्रसाद थे। ठीक है, ध्यान रखिएगा, इंडिया के पहले प्रेसिडेंट कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जो कि बिहार के छपरा जिले के रहने वाले थे। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं दोस्तों। अब अगले क्वेश्चन की ओर आ जाते हैं। अगला क्वेश्चन, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा 6 महीने तक। ठीक है ना, क्या हो जाएगा? 6 महीने तक, 6 मंथ तक होगा।
चलिए अब आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, अगले क्वेश्चन की ओर बात कर लेते हैं। ये लीजिए अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर। भैया एक क्वेश्चन ना हटे गर्दा हटे भैया, बम हटे, बड़ा बेहतरीन सा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 2 आपकी स्क्रीन पर है दोस्तों। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में मुख्यमंत्री के कार्यों को परिभाषित किया गया है? Which article of Indian Constitution defines the functions of the chief minister has been done? ठीक है, तो ये बताना है आपको। तो दोस्तों पहले मैं अगर मुख्यमंत्री की बात करूं तो दोस्तों कौन से आर्टिकल में मुख्यमंत्री की बात की गई है? तो 163 अगर आप आएंगे आर्टिकल में तो वहां पे आप देख पाएंगे मुख्यमंत्री की बात की गई है बड़े लेवल पर। ठीक है, और अगर मैं बात करूं ठीक है, और मैं अगर बात करूं अगर किस अनुच्छेद की, तो पहले मैं कुछ चीजें बता देता हूं। जैसे मुख्यमंत्री जो शपथ लेता है वो शपथ कौन दिलाता है उसको? तो याद रखिएगा राज्य के जो राज्यपाल हैं उनको वो शपथ दिलाता है। ठीक है ना, यानी मुख्यमंत्री को शपथ कौन दिलाता है? राज्यों के राज्यपाल दिलाते हैं, इस बात को ध्यान रखना है। ठीक है, चलिए और कुछ बात और समझिएगा, क्या मैं बता रहा हूँ वो उसको नोट करते रहिएगा पॉइंट। तो मुख्यमंत्री का जो आर्टिकल है वो कौन से आर्टिकल में बात किया गया है? वो आर्टिकल में बात किया गया है, वो आर्टिकल में बात किया गया है 163। कौन से आर्टिकल में बात किया गया है? 163 में। ठीक है, और इसी में मैं बताऊं अगर, तो मुख्यमंत्री के बारे में कुछ बातें कही गई है कि मुख्यमंत्री का न्यूनतम जो आयु होना चाहिए बनने के लिए वो 25 साल होना चाहिए। ठीक है, और मैं अगर बात करूं मुख्यमंत्री की, तो दोस्तों मुख्यमंत्री के कार्यों को परिभाषित करने की जो बात कही गई है वो अनुच्छेद 167 में कही गई है। किस अनुच्छेद में कही गई है? 167 में। और मुख्यमंत्री को शपथ कौन दिलाता है, ओथ कौन दिलाता है? तो राज्य का राज्यपाल, यानी राज्यपाल जो होता है, यानी गवर्नर जो होता है स्टेट का, वही इसको क्या दिलाता है? मुख्यमंत्री को शपथ दिलाता है, ओथ दिलाता है। ठीक है, याद रखिएगा, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। और मैं अगर बात करूं त्याग पत्र की, त्याग पत्र, ठीक है ना, त्याग पत्र यानी रेजिग्नेशन, रेजिग्नेशन किसको सौंपता है? तो रेजिग्नेशन भी सौंपता है गवर्नर को। अगर मुख्यमंत्री को त्याग पत्र अगर देना होता है तो वो गवर्नर को ही जाकर सौंप देता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। और मैंने आपको बता ही दिया आर्टिकल 163 किससे रिलेटेड है? मुख्यमंत्री से रिलेटेड है। कितने साल में मुख्यमंत्री आप बन सकते हैं? मैक्सिमम, मिनिमम कितनी उम्र होनी चाहिए? मैक्सिमम तो कोई नहीं है, लेकिन मिनिमम लिमिट होनी चाहिए 25 साल। 25 साल की अगर उम्र रहेगी तो आप बन सकते हैं मुख्यमंत्री। ठीक है, समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा आपके सामने, ये लीजिए, ये लीजिए भैया, गर्दा हटे गर्दा, एकदम बेहतरीन क्वेश्चन आ चुका है आपके स्क्रीन पर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। 44वें संविधान के अंतर्गत, संशोधन के अंतर्गत कौन सा विधिक अधिकार बन गया है? which has become a legal right under the 44th amendment। तो दोस्तों अगर बात करें 44th amendment की, तो 44th amendment जो हुआ था वो हुआ था दोस्तों 1978 में। कब हुआ था? 1978 में, जिसमें कि संपत्ति के अधिकार को, यानी राइट टू प्रॉपर्टी, जो राइट टू प्रॉपर्टी था उसको हटा करके, ठीक है, 19 और 31 के आर्टिकल से हटा करके, 19 और 31 के आर्टिकल से हटा करके उसको 300 के आर्टिकल ए में भर दिया गया है। ठीक है, राइट टू प्रॉपर्टी यानी संपत्ति के अधिकार को। और मैं बात करूं अगर संपत्ति के अधिकार को दोस्तों, तो संपत्ति के अधिकार का जो कानूनी रूप अब दे दिया गया है, पहले ये था मूल अधिकार। ये क्या पहले था? ये पहले था मूल अधिकार। ठीक है, ध्यान रखिएगा, अब ये कानूनी अधिकार यानी विधिक अधिकार बन चुका है। ठीक है, 300 के ए में आ गया है। पहले किस में था? पहले 19 और 31 में थोड़ी थोड़ी बात फंडामेंटल राइट में कही गई थी। और ये दरअसल किया था किसने? 44th अमेंडमेंट हुआ था 1978 में। मोरारजी देसाई उस वक्त प्रधानमंत्री थे भारत के। उसी समय जो है संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार से हटा करके, यानी फंडामेंटल राइट से हटा करके किस में भर दिया गया? वो भर दिया गया दोस्तों विधिक अधिकार में भर दिया गया, यानी लीगल राइट में भर दिया गया। और मैं बात करूं ऐसा क्यों किया गया, तो देखिए बात होती है कहीं जो सही नहीं जाती तो वो कहीं नहीं जाती, और जो बात जज्बात, हालात और परिस्थिति ऐसा बना देती है लोगों को कि वो फैसला लेना पड़ता है। फंडामेंटल राइट एक ऐसा राइट था जो कहीं ना कहीं देना ही पड़ता था। मतलब कोई भी फंडामेंटल जो राइट होता था वो बहुत ही ज़्यादा बेसिक स्ट्रक्चर है, उसको आपको
नागरिकों को देना ही पड़ेगा। मान लीजिए कि किसी फीमेल की शादी हुई, एक मैं बता रहा हूँ आपको, और वो जाकर के ससुराल में उसके हस्बैंड ने ज़बरदस्ती उसको डोमेस्टिक वायलेंस किया, उसके ऊपर कुछ घरेलू हिंसा किया और कहा कि जाओ तुम अपने पिताजी से जाओ, तुम मेरे संपत्ति मांग के लेके आओ, हाँ अपना हक मांगो जल्दी से, तुम्हें किसी तरह हक चाहिए तुम्हारा, और तुम्हारा तो मूल अधिकार भी है, संपत्ति का अधिकार अभी जो है मूल अधिकार है, तो जाओ मांगो। इस तरह से उसके ऊपर दबाव बनाता तो वो बेचारी क्या करती, आती, और आती तो फिर पिताजी से मांगती तो देना पड़ता पिताजी को, क्योंकि मूल अधिकार है वो तो भाई कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है। तो वो तो अगर जाहिर सी बात है, अगर हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट चली जाती तो देना ही पड़ता उनको, है कि नहीं, मजबूरी हो जाती। लेकिन मोरारजी देसाई ने इस काम को आसान कर दिया, क्योंकि उसको अब लीगल राइट बना दिया गया है। इसमें अब फैसला जज करेगा कि क्या वो कंडीशन है देने लायक पापा की, मतलब पिताजी की, कि या नहीं। तो इसका मतलब वो अब विधिक अधिकार बन चुका है, इसमें अब कानूनी लड़ाई आ चुकी है। पहले फंडामेंटल राइट में था, उसको देना ही पड़ता, समझ रहे हैं। तो कौन सा अधिकार बन गया है, संपत्ति का अधिकार अब बन चुका है विधिक अधिकार, जो कि 44वें संविधान संशोधन के अंतर्गत 1978 में संपत्ति के अधिकार को विधिक अधिकार बना दिया गया, 1978 मोरारजी देसाई। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन दोस्तों आपकी स्क्रीन पर ये रहा आपके सामने। भारत पूर्ण संप्रभु लोकतांत्रिक गणतंत्र कब बना? व्हेन डिड इंडिया बिकम ए फुल सोवरिन डेमोक्रेटिक रिपब्लिक? तो दोस्तों भारत में जब संविधान बनकर के पूरी तरह से तैयार हो गया, तो भारत में संविधान सभा की पहली जो बैठक हुई थी वो 9 दिसंबर 1946 को हुई थी, 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। और इसके अस्थायी अध्यक्ष जो थे, ठीक है ना, अस्थायी का मतलब नॉन परमानेंट, अस्थायी अध्यक्ष जो थे वो थे सच्चिदानंद सिन्हा, सच्चिदानंद सिन्हा थे, ठीक है, सच्चिदानंद सिन्हा थे। ये बहुत बुजुर्ग थे, इन्हीं को सम्मान देने के लिए इनको बना दिया गया था अस्थायी अध्यक्ष। उसके बाद पूरे 2 साल, ठीक है, 11 महीने और 18 दिन बाद, यानी आप अगर कैलकुलेट करेंगे तो 26 नवंबर 1949 समय आएगा, इतने दिन बाद, जब भारत का संविधान बनकर के पूरी तरह से कंप्लीट हो गया, तैयार हो गया। और इसी दिन कंप्लीट होने के बाद भारत को कहा गया कि भारत एक पूर्ण संप्रभु लोकतांत्रिक गणतंत्र बन चुका था। तो 26 नवंबर 1949 को भारत एक संपूर्ण गणतांत्रिक देश बन गया था दोस्तों। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट अगर किसी की भूमिका थी भारत के संविधान को बनाने में, तो वो थी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, भीमराव अंबेडकर, ठीक है। और मैं अगर बात करूं दोस्तों, तो ये एक कमेटी थी जिसका नाम था ड्राफ्टिंग कमेटी, जिसको हम प्रारूप समिति भी कहते हैं, उसी के ये चेयरमैन थे, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पिछली बार एग्जाम में आया भी हुआ है कि ड्राफ्टिंग कमेटी के जो है अध्यक्ष कौन थे, तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। ये भी क्वेश्चन आया हुआ है कि बताइए कितने लोग ड्राफ्टिंग कमेटी के मेंबर थे, तो 7 मेंबर थे, याद रखिएगा, जिसमें कि भीमराव अंबेडकर मेन थे, यानी चीफ थे, इस बात को याद रखिएगा। और ड्राफ्ट का मतलब होता है कॉन्स्टिट्यूशन में शामिल करने वाली कमेटी, जो कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल को शामिल करती थी सारा डिबेट होने के बाद, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन दोस्तों आपके स्क्रीन पर, आपके सामने, ये रहा आपके स्क्रीन पर। चलिए ये रहा भैया, बारूद हटे बारूद, ये क्वेश्चन ना हटे भैया, बारूद हटे, तो ये जवाब दीजिएगा। बहुत ही शानदार क्वेश्चन आ चुका है आपकी स्क्रीन पर। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद निर्वाचन आयोग से संबंधित है? तो दोस्तों Which article of the Indian Constitution is related to the Election Commission? तो इलेक्शन कमीशन दोस्तों वो संस्था है जो कि एक कॉन्स्टिट्यूशनल, जो कि एक संवैधानिक निकाय है, जो कि भारत में चुनाव कराने का काम करता है। स्टेट गवर्नमेंट के भी एक जो चुनाव होते हैं, यानी अगर मैं बात करूं राज्य सरकार के भी जो चुनाव होते हैं वो भी, और केंद्र सरकार के जो चुनाव होते हैं, लोकसभा हो चाहे राज्यों में चुनाव हो, उसको कराने का जो श्रेय जाता है वो इलेक्शन कमीशन को ही जाता है। और मैं अगर बात करूं दोस्तों इलेक्शन कमीशन की, तो इलेक्शन कमीशन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट आर्टिकल में दिया गया है, वो आर्टिकल है 324। आर्टिकल 324 में इलेक्शन कमीशन की बात की गई है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। और मैं अगर बात करूं निर्वाचन की, तो निर्वाचन से रिलेटेड जो भारत के संविधान में भाग 15 में, कौन से भाग में, भाग 15 में, यानी पार्ट 15 में इंडिया के लिए, इंडिया के संविधान में भाग 15 में ना
निर्वाचन की बात की गई है। निर्वाचन का मतलब निर्वाचन से रिलेटेड यानी इलेक्शन से रिलेटेड जितने भी प्रोसेस हैं कि प्रेसिडेंट के इलेक्शन में कौन सा प्रोसेस यूज होगा, है नहीं, वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन में कौन पार्टिसिपेट करेगा, कैसा उनका इलेक्शन होगा, उसी तरह से डायरेक्ट इलेक्शन होगा कि इनडायरेक्ट इलेक्शन होगा। डायरेक्ट इलेक्शन वो होता है जिसमें जनता वोट करती है, इनडायरेक्ट इलेक्शन यानी अप्रत्यक्ष चुनाव वो होता है जिसमें जनता न वोट करके जनता के चुने हुए प्रतिनिधि वोट करते हैं, जैसे एमएलए एमपी करते हैं। जैसे कि प्रेसिडेंट के इलेक्शन में जनता थोड़ा ना वोट करती है, जनता की जगह पर एमपी और एमएलए करते हैं, है कि नहीं। चलिए अब अगर मैं बात करूं अनुच्छेद 356 की, तो दोस्तों अनुच्छेद 356 जो रिलेटेड है वो राष्ट्रपति शासन से रिलेटेड है, यानी प्रेसिडेंट रूल से रिलेटेड है। राज्यों में राष्ट्रपति शासन जो लगता है उससे रिलेटेड है कौन, आर्टिकल 356। ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखिएगा। आर्टिकल 356 किससे रिलेटेड है, प्रेसिडेंट रूल से रिलेटेड है। ठीक है, किससे रिलेटेड है, प्रेसिडेंट रूल से मैं बात करूं अगर, तो क्या प्रेसिडेंट रूल से रिलेटेड है। ये किस में दिया गया है, 356 आर्टिकल में दिया गया है। और इसमें राज्यों में जब राष्ट्रपति शासन लागू होता है दोस्तों स्टेट्स में, तो ध्यान रखिएगा ये जो स्टेट्स होते हैं, राज्य होते हैं, वो किसके अंडर में आ जाते हैं, वो गवर्नर के अंडर में आ जाते हैं। तो कभी कभी क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि राष्ट्रपति शासन में राज्य का मुखिया उस वक्त कौन होता है, तो याद रखिएगा गवर्नर होता है, न कि राष्ट्रपति। ठीक है, इस बात को ध्यान रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन आया भी हुआ है और क्वेश्चन मोस्ट एक्सपेक्टेड है कि आपसे पूछा जा सकता है कि राष्ट्रपति शासन किस अनुच्छेद से है, तो 356 में है। राष्ट्रपति शासन में राज्यों का प्रमुख कौन होता है, उस वक्त राज्य को कौन संभालता है, तो गवर्नर संभालता है। और अगर आपसे आर्टिकल पूछेगा तब भी आप आंसर दे दीजिएगा। ठीक है, और मैं अगर बात करूं तो इमरजेंसी वैसे तो 3 टाइप्स के होते हैं। एक स्टेट इमरजेंसी होता है जो कि प्रेसिडेंट रूल के नाम से जाना जाता है, और एक फाइनेंशियल इमरजेंसी होता है, और एक होता है नेशनल इमरजेंसी। ठीक है दोस्तों, देखिए अब मैं बात करता हूं आपको आगे आर्टिकल 360 की अगर मैं बात करूं, तो आर्टिकल 360 रिलेटेड है फाइनेंशियल इमरजेंसी से। किससे रिलेटेड है, फाइनेंशियल इमरजेंसी से। ठीक है, यानी वित्तीय आपात से रिलेटेड है। वित्तीय आपात यानी भारत में जब स्थिति बहुत ज्यादा खराब हो जाएगी, जैसे मान लीजिए अभी तक कभी भी वित्तीय आपातकाल भारत में नहीं लगा हुआ है, कोई भी फाइनेंशियल इमरजेंसी इंडिया में अभी तक नहीं लगा, और हम लोग दुआ करते हैं कि कभी लगे भी ना। आपने सुना होगा कि श्रीलंका में क्या हालत हो गई थी, है नहीं, वहां के राष्ट्रपति को ही लोग मारने लगे थे, मतलब उसके स्विमिंग पूल में नहाने भी लगे थे जाकर के, और उसके बेडरूम तक चले गए थे लोग। क्यों, क्योंकि वहां पे स्थिति इतनी खराब हो चुकी थी कि चाइना के ट्रैप में पूरी तरह से श्रीलंका फंस चुका था, डेब्ट ट्रैप में। वहां पे ऋण इतना ज्यादा दे दिया था, इतना लोन चाइना ने दे दिया था श्रीलंका को कि लोन में दब दब करके श्रीलंका अपने पोर्ट को भी खो चुका था, बंदरगाहों पर सारे अधिकार हो गए थे चाइना के। जितने भी बड़े बड़े चीजें थी सारी प्राइवेट कंपनी और विदेशी कंपनियों का वहां पे अधिकार हो गया था, और वहां क्या लग गई थी, फाइनेंशियल इमरजेंसी लग गई थी। तो वित्तीय आपात जो है वो 360 अनुच्छेद में दिया गया है, ध्यान रखिएगा, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और अगर मैं बात करूं यहाँ पर अनुच्छेद 352 की, तो इसमें आपको नेशनल इमरजेंसी यानी राष्ट्रीय आपात, नेशनल इमरजेंसी जो कि राष्ट्रीय आपात आपने सुना भी होगा। 1975 में जो इंदिरा गांधी जी ने लगाया था, भारत की प्रधानमंत्री थी उस वक्त, तो वो दरअसल राष्ट्रीय आपात ही था। ठीक है, जो कि 1975 में लगाया गया था। और बाद में अगर मैं बात करूं दोस्तों कि 1977 में 2 साल तक लगा नेशनल इमरजेंसी, इसी में एक एक्ट था जिसके तहत बंद किया गया था इनको, मीसा जिसको कहा जाता था। 20,000 से ज्यादा नेताओं को गिरफ्तार कर लिया गया था, जिसमें कि अटल बिहारी वाजपेयी, ठीक है, लालू प्रसाद यादव, ये लोग थे। मीसा का मतलब मेंटेनेंस ऑफ इंटरनल सिक्योरिटी एक्ट, एक एक्ट था, उसी के तहत गिरफ्तार कर लिया गया था। और मैं बात बताऊं आपको बड़ी मजेदार कि मीसा भारती दरअसल लालू प्रसाद यादव की बेटी हैं, जिनका नाम इसी एक्ट के ऊपर रखा गया था, क्योंकि जब वो जेल में थे तभी उनके वाइफ को बेटी हुई थी, जिनका नाम इन्होंने इसी एक्ट के ऊपर रखा था, मीसा भारती। ठीक है, आज भी वो राज्यसभा में है, आपको पता भी होना चाहिए। चलिए ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन ये रहा आपके स्क्रीन पर। तो देखिए अगला क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। उपराष्ट्रपति के बारे में सत्य कथन आपको बताना है। ठीक है, चलिए उपराष्ट्रपति, चलिए ऑप्शन आपके सामने देखिए। लोकसभा का सदस्य होता है, राज्यसभा का सदस्य होता है, किसी भी सदन का सदस्य होता है, या संसद सदस्य नहीं होता है। ठीक है, चलिए बताइए। अच्छा, पिछले क्वेश्चन का आंसर तो मैंने दे दिया था ना।
देखो तो। एक सेकेंड। ठीक है, चलिए इस क्वेश्चन का आंसर बताइए फटाफट से। तो देखिए, अगर मैं बात करूं उपराष्ट्रपति की, तो उपराष्ट्रपति बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात आती है उपराष्ट्रपति की। तो मैं आपको बताता हूं उपराष्ट्रपति के बारे में दोस्तों। उपराष्ट्रपति का जो भारत के संविधान में वर्णन किया गया है, वो आर्टिकल 63 में किया गया है। किस में किया गया है? 63 में। और 63 आर्टिकल में कहा गया है कि देयर शैल बी ए वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा जो कि 35 साल की उम्र पूरी कर चुका होगा, तब जाकर वो उपराष्ट्रपति पद के लिए अप्लाई कर सकता है। उपराष्ट्रपति बनने के लिए कितना उम्र होने की जरूरत है? 35 वर्ष की उम्र होना जरूरी है। तो दोस्तों, वाइस प्रेसिडेंट का जो इलेक्शन होता है वो कैसे होता है, ध्यान से समझिएगा। मैं बता रहा हूँ एक एक चीज को, उसको नोट करते रहिएगा। वाइस प्रेसिडेंट का जो इलेक्शन होता है वो दोस्तों होता है एमपी और एमएलए के द्वारा। सॉरी, एमएलए कह रहा हूँ, एमपी के द्वारा, ठीक है ना? ठीक है, एमपी किसके? राज्यसभा और लोकसभा। तो राज्यसभा और लोकसभा के जो सदस्य होते हैं वही पार्टिसिपेट करते हैं किसके वोटिंग में? पार्टिसिपेट करते हैं दोस्तों उपराष्ट्रपति के वोटिंग में, ठीक है ना? कौन कौन वोट करता है? मेंबर ऑफ पार्लियामेंट यानी सांसद वोट करते हैं किसके? राज्यसभा और लोकसभा के। ध्यान रखिएगा, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, इसमें जनता वोट नहीं करती, ठीक है? और अभी वाइस प्रेसिडेंट कौन है? जगदीप धनखड़। कौन है? जगदीप धनखड़ जो है ये वाइस प्रेसिडेंट हैं इंडिया के, ठीक है? ध्यान रखिएगा। और मैं अगर बात करूं दोस्तों, मैं अगर बात करूं वाइस प्रेसिडेंट की, तो वाइस प्रेसिडेंट जो है वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट एक सभापति होता है। किसका? वाइस प्रेसिडेंट जो है वो चेयरमैन होता है, ठीक है? सभापति होता है। किसका होता है दोस्तों? ये होता है राज्यसभा का। किसका होता है? राज्यसभा। और राज्यसभा जो है वो हमारी उच्च सदन को कहा जाता है। उच्च सदन, याद रखिएगा, ये हमारा उच्च सदन है। ये उच्च सदन इसलिए इसको कहा जाता है क्योंकि इसमें 1/3 जो मेंबर होते हैं ना, हर 2 साल बाद रिटायर कर दे जाते हैं। हर 2 साल बाद 1/3 जो मेंबर होते हैं राज्यसभा से वो रिटायर हो जाते हैं। राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए आपकी उम्र 30 साल होनी चाहिए। और ध्यान रखिएगा, राज्यसभा का जो टेन्योर होता है सदस्यों का वो 6 साल होता है। राज्यसभा के सदस्यों का जो कार्यकाल होता है, राज्यसभा के जो मेंबर का टेन्योर होता है वो 6 साल होता है। और अगर मैं बात करूं तो राज्यसभा का मेंबर बनने के लिए आपकी उम्र 30 साल होनी चाहिए, ठीक है? ये सब बातें याद रखिएगा। और मैं अगर बात करूं उपराष्ट्रपति के बारे में, तो दोस्तों उपराष्ट्रपति जो होता है वो किसी भी सदन का सदस्य नहीं होता है, ठीक है? तो लोकसभा का सदस्य होता है? नहीं, गलत बात है, लोकसभा का सदस्य नहीं होता। राज्यसभा का सदस्य होता है? नहीं, राज्यसभा का भी सदस्य नहीं होता। किसी भी सदन का सदस्य होता है? नहीं, किसी भी सदन का सदस्य नहीं होता। सांसद सदस्य नहीं होता, यानी किसी भी सदन का सदस्य होता है? नहीं, ये भी गलत है। सांसद संसद सदस्य नहीं होता, बिल्कुल सही है यही, क्योंकि ये कोई भी संसद का सदस्य नहीं होता। इस बात को ध्यान रखिएगा। और यहाँ तक कि मैं एक बात आपको बताऊं कि लोकसभा का जो अध्यक्ष होता है, जैसे कि लोकसभा के पहले अध्यक्ष जो हुआ करते थे जिनका नाम था गणेश वासुदेव मावलंकर, ठीक है? GV मावलंकर हम लोग बोल देते हैं। तो लोकसभा के जो पहले अध्यक्ष थे जिनका नाम था गणेश वासुदेव मावलंकर, ये क्वेश्चन आया भी हुआ है कई बार एग्जाम में, ध्यान रखिएगा। कभी कभी क्वेश्चन आपसे सामने पूछा जाता है कि बताइए, ध्यान से सुनिएगा, आपसे पूछा जाता है कि बताइए गणेश वासुदेव मावलंकर, अगर मान लीजिए कि लोकसभा के कोई बंदा है जो लोकसभा का अध्यक्ष है, तो जब कभी भी वोटिंग होती है और वोटिंग बराबर बराबर हो गई, मान लीजिए कि 200 लोग हैं लोकसभा में, एक एग्जांपल ले रहा हूँ, 200 लोग हैं और कोई मैटर फंस रहा है, कोई कानून आया है, उसके ऊपर 100 वोट पड़ गया, 100 वोट इधर पड़ गया, 100 वोट इधर पड़ गया। अब एक वोट कौन देगा? एक वोट वहां पर लोकसभा का अध्यक्ष देगा। अब वो डिसाइसिव हो जाएगा, वो अध्यक्ष वोट कर सकता है क्योंकि वो मेंबर होता है वहां का। तो निर्णायक वोट वही करता है, ठीक है? समझ रहे हैं ना? वो किसके पक्ष में करेगा? जाहिर सी बात है पार्टी के ही फेवर में करेगा, क्योंकि वो किसी न किसी पार्टी का तो होता है अध्यक्ष। अध्यक्ष जो होता है वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट भी होता है, सांसद भी होता है, और उसी में से चुन लिया जाता है एक लोकसभा अध्यक्ष को। जैसे ओम बिरला इस वक्त अध्यक्ष हैं लोकसभा के, ये सांसद भी हैं बीजेपी के, हैं कि नहीं? तो इस तरह से आपको समझना होगा, ठीक है? चलिएगा,
तो ध्यान रखिएगा, जबकि उपराष्ट्रपति वोट नहीं कर सकता, क्योंकि उपराष्ट्रपति यानी वाइस प्रेसिडेंट जो है वो राज्यसभा का या लोकसभा का किसी भी सदन का सदस्य नहीं होता है। इस बात को ध्यान रखिएगा, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट। अच्छा, मैंने बताया कि राज्यसभा का पदेन सभापति जरूर होता है, ये आर्टिकल 64 में बात लिखी गई है, ठीक है। पदेन सभापति होगा, ये किस में लिखा गया है? आर्टिकल 64 में लिखा गया है, ठीक है। इस बात को ध्यान रखिएगा। चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं अब। अच्छा, पहले उपराष्ट्रपति भारत के कौन थे? तो दोस्तों पहले उपराष्ट्रपति जो थे उनका नाम था, जिनके जन्म दिवस पे हम लोग टीचर्स डे मनाते हैं, सर्वपल्ली राधाकृष्णन। कौन थे? सर्वपल्ली राधाकृष्णन थे, ठीक है, भारत के पहले उपराष्ट्रपति, ठीक है, ध्यान रखिएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। दोस्तों अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर ये रहा भैया, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है नहीं। भारत में आधिकारिक लोकतंत्र निम्न में से कौन सुनिश्चित करता है? विच ऑफ द फॉलोइंग इंश्योर्स बेसिक डेमोक्रेसी इन इंडिया? तो दोस्तों बेसिक डेमोक्रेसी की अगर मैं बात करूं तो भारत में अगर मैं बात करूं, आपके ऑप्शन है पंचायती राज, अंतरराज्य परिषद, राष्ट्रपति या सीएजी यानी कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल। तो दोस्तों भारत में आधारिक लोकतंत्र यानी बेसिक जो डेमोक्रेसी है वो सुनिश्चित करता है पंचायती राज, ठीक है। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर हो जाएगा। और ये पंचायती राज के संगठन की बात, मतलब पंचायती राज को बनाने की बात भारत के संविधान डीपीएसपी में किया गया है। पार्ट 4 में डीपीएसपी है, यानी डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत, पार्ट 4 में दिया गया है। इसी में ध्यान से समझिएगा, आयरलैंड से जो कि लिया गया था। कहाँ से लिया गया है? आयरलैंड से। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत, तो दोस्तों राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत जो हैं उसी में एक आर्टिकल है, आर्टिकल 40, ठीक है, क्योंकि ये आर्टिकल कब से कब तक है? 36 से 51 तक भारत के राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत जो है लिखे गए हैं भारत के संविधान में, ठीक है। तो आर्टिकल 40 में लिखा गया है कि ग्राम पंचायतों का गठन करना राज्यों का मेन कर्तव्य है, जिससे कि भारत के सरकार की जितनी भी नीतियां हैं, जितनी भी योजनाएं हैं, वो एक छोटे से छोटे लोगों तक भी पहुंच सके। समझ रहे हैं कि नहीं? तो ग्राम पंचायत की गठन करने की बात आर्टिकल 40 में की गई है। उसी के साथ साथ अगर मैं बात करूं तो दोस्तों 48 में, ठीक है, पर्यावरण को सुरक्षित रखने के लिए 48A पर्यावरण को सुरक्षित करने की बात कही गई है। तो ये सब चीजें बात कही गई हैं, ठीक है ना, डीपीएसपी में। तो ये सब संगठन है। और पंचायती राज की स्थापना करने का सबसे पहले श्रेय अगर जाता है तो वो राजस्थान राज्य को जाता है, जो कि 1959 में नागौर जिले से जवाहरलाल नेहरू ने जब पंचायती राज की शुरुआत की, तो यही जाता है श्रेय पंचायती राज को शुरुआत करने का। और पंचायती राज की अगर शुरुआत करने का अगर किसी ने बात किया तो बलवंत राय मेहता कमेटी, किसने की थी? बलवंत राय मेहता कमेटी ने की थी। 1957 में सिफारिश की थी और 1959 में राजस्थान से शुरुआत भी कर दिया गया, ठीक है। इस बात को ध्यान रखिएगा। भारत के संविधान में 73वां संविधान संशोधन किया गया और 73वें संविधान संशोधन के अंतर्गत पंचायती राज को 73rd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट किया गया, ठीक है, 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट किया गया, 73वां संविधान संशोधन किया गया, जिसके तहत पंचायती राज को, ठीक है, पंचायती राज को, ठीक है, भाग तो नहीं कहेंगे, शेड्यूल कहेंगे। शेड्यूल यानी अनुसूची 11 में भर दिया गया, अनुसूची 11 में भर दिया गया। 11वीं अनुसूची में एक अलग से कानून बना के भर दिया गया, ठीक है, ध्यान रखिएगा। उसके बाद अगर मैं बात करूं तो एक और अमेंडमेंट है 74th जो अमेंडमेंट है कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट यानी 74वां संविधान संशोधन अधिनियम, जिससे कि दोस्तों म्यूनिसिपैलिटी यानी नगर पालिकाओं का स्थापना किया गया, नगर पालिकाओं को कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज डिक्लेयर किया गया और म्यूनिसिपैलिटी की डेमोक्रेसी भी शुरू की गई। नगर पालिका का चुनाव होना भी शुरू किया गया, जो कि अर्बन एरिया में यानी शहरी इलाकों में होते थे। वो 74वें संविधान संशोधन के अंतर्गत नगर पालिकाओं को भी संविधान में जोड़ा गया था, ठीक है। और कौन सी अनुसूची जोड़ी गई इसके लिए? इसके लिए जोड़ी गई 12वीं अनुसूची,
कौन सी जोड़ी गई? 12वीं अनुसूची। तो आपसे कभी कभी पूछता है कि 12वीं अनुसूची या नगर पालिका जो है वो किस अनुसूची में वर्णित है, तो 12वीं में है। नगर पालिकाओं को भारत के संविधान में किस आर्टिकल के तहत शामिल किया गया था, संशोधन के आर्टिकल के तहत? तो 74वें संविधान संशोधन के। आपसे कभी कभी क्वेश्चन पूछता है कि बताइए पंचायती राज को किस अधिनियम के तहत शामिल किया गया था, तो 73वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम के तहत शामिल किया गया था। ठीक है, इसको याद रखिएगा आप। और अगर मैं बात करूं 10वें अनुसूची की, तो ये सुन लीजिए बड़े ध्यान से, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। 10वां अनुसूची क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि ये इसलिए इंपॉर्टेंट है कि कोई भी बंदा अपनी पार्टी को धोखा दे करके दूसरी पार्टी में ना जा सके। लेकिन फिर भी आज भी होता है, जानते ही हैं, चालाकी तो चल ही रहा है ना, हर चीज का एक जुगाड़ होता है ना, वैसे इसका भी जुगाड़ हो गया। देखिए, जब राजीव गांधी ने ना, जब वो प्रधानमंत्री बने, तो उनको ये बात बहुत बुरी लगी कि हरियाणा में एक ही बंदा ने एक दिन में 3 पार्टी बदला, 3 बार पार्टी को बदला, कभी इधर कभी उधर, है नहीं, आया राम गया राम उनका नाम रख दिया गया था इसीलिए। तो इसीलिए राजीव गांधी ने ना एक संविधान का संशोधन किया, जिसको हम लोग कहते हैं 52nd अमेंडमेंट, यानी 52nd अमेंडमेंट, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, CAA मैं लिख देता हूँ, समझ जाइएगा। 52वां संविधान संशोधन किया गया संविधान में, और इसके तहत दोस्तों एक कानून लाया गया, एंटी डिफेक्शन लॉ। क्या? एंटी डिफेक्शन लॉ, यानी दल बदल विरोधी कानून, हिंदी में कहते हैं दल बदल विरोधी कानून, जिसके तहत अगर कोई भी आप दल को बदलते हैं, पार्टी, मान लीजिए आपने चुनाव जीता कांग्रेस से और आप पार्टी बदल करके बीजेपी में चले गए या समाजवादी पार्टी में चले गए या किसी और पार्टी में चले गए, तो माना जाएगा कि आपने अपने पार्टी से दगाबाजी किया है, आपकी सदस्यता चली जा सकती है, यानी MP MLA जो भी आप बने हैं वो आपकी सदस्यता छीन ली जाएगी। अगर 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 इफ, बात को समझिएगा, यहाँ पर एक पेंच है। आप कहेंगे सर इतना आसान है, दूसरे लोग तो बहुत तेज पार्टी चेंज कर लेते हैं। नहीं, तो एक पेंच है ना, क्या है, सुनिएगा ध्यान से। जो लोग जीते हुए हैं ना, उसके 2/3 मेंबर से कम नहीं होने चाहिए। 2/3 मेंबर से कम होंगे तब ये लागू होगा। 2/3 मेंबर से ज्यादा चले जाएंगे अगर दल बदल विरोधी कानून उनके ऊपर लागू नहीं होगा। मान लीजिए मैं कहूं, मैं आपको समझाता हूं एक एग्जांपल दे करके। मान लीजिए कांग्रेस पार्टी से 12 लोग जीत गए। कितने लोग जीत गए? 12। एक एग्जांपल दे रहा हूं, 12 लोग जीत गए। अब 12 के 2/3 कितने हो गए? 12 के 2/3 जो है वो हो गए 8। अगर 8 लोग चले जाते हैं दूसरी पार्टी में, तो उनके ऊपर एंटी डिफेक्शन लॉ लागू नहीं होता है। क्यों लागू नहीं होता है? तब ये माना जाएगा कि भाई पार्टी में ही कोई गड़बड़ी है, इतने लोग छोड़कर जा रहे हैं, इसका मतलब पार्टी ही कुछ गड़बड़ कर रही है, इसलिए जो है एंटी डिफेक्शन लॉ उनके ऊपर लागू नहीं होता जब 2/3 या 2/3 मेंबर से ज्यादा लोग पार्टी को छोड़ रहे हों। 2/3 से कम अगर छोड़ेंगे, यानी 8 की जगह 7 लोग छोड़ते हैं, तो सातों लोग बर्खास्त भी हो जाएंगे पार्टी से, और MP MLA जो भी बने होंगे वो भी उनका पद उनसे छीन लिया जाएगा, और 6 महीने बाद उनको दोबारा चुनाव लड़ना पड़ेगा। मतलब 6 महीने के अंदर उनको दोबारा चुनाव लड़ना पड़ेगा। और जान ही रहे हैं पैसे का इतना आजकल दम होता है कि वो दोबारा चुनाव भी जीत जाते हैं, बाहुबली होकर के, पैसे का दम लगा करके। समझ रहे हैं? अच्छा, तो एक बात और मैं बताना चाहता हूं आपसे, ध्यान से समझिएगा। अब चलिए, CAG, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, ये इसको हम नियंत्रक और महालेखा परीक्षक कहते हैं। क्या कहते हैं? नियंत्रक और महालेखा परीक्षक, और महालेखा परीक्षक। इसकी जो बातें करी गई है वो आर्टिकल 148 में करी गई है, ध्यान रखिएगा, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट। नियंत्रक और महालेखा परीक्षक एग्जाम में आया हुआ है क्वेश्चन कि किस आर्टिकल में वर्णित है, तो 148वें में। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन ये रहा आपके स्क्रीन पर, बताइएगा। भारत के राष्ट्रपति द्वारा वित्त आयोग की नियुक्ति कितने वर्षों के बाद की जाती है? तो दोस्तों अगर मैं बात करूं, प्रेसिडेंट फाइनेंस कमीशन को जो अपॉइंट करता है वो कितने वर्ष के बाद करता है? यानी अगर सिंपल सा बात मैं कहूं तो आपसे पूछना चाह रहा है कि वित्त आयोग का जो कार्यकाल होता है, वित्त आयोग जो होता है वो कितने साल के लिए बना होता है। तो मैं बात करूं अगर वित्त आयोग की, तो ये एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज है, यानी यह एक संवैधानिक निकाय है। आर्टिकल 280 में, आर्टिकल 280 में बात की गई है वित्त आयोग की। किसकी बात की गई है? वित्त आयोग की, आर्टिकल 280 में। और इसका जो अध्यक्ष होता है, इसका जो अध्यक्ष होता है,
यानी मैं अगर बात करूं वित्त आयोग का जो अध्यक्ष होता है वो होता है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। कौन होता है दोस्तों? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। ध्यान से समझिएगा, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया होता है, ठीक है। और मैं अगर बात करूं वित्त आयोग के कार्यकाल की, तो वित्त आयोग जो चलता है वो 5 ईयर्स के लिए चलता है। कितने साल के लिए? 5 ईयर्स के लिए। इसलिए करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, 5 साल, ठीक है। ध्यान रखिएगा, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ये लीजिए आपके सामने अगला क्वेश्चन। ये भैया क्वेश्चन ना हटे, ये बारूद हटे भैया, बारूद एकदम गर्दा गर्दा मचा देगा ये क्वेश्चन। हमारे संविधान की प्रस्तावना में उल्लेख नहीं है। द प्रियम्बल ऑफ अवर कॉन्स्टिट्यूशन डज नॉट मेंशन। तो दोस्तों अगर मैं प्रस्तावना की बात करूं तो जो प्रस्तावना है जिसको हम लोग प्रियम्बल कहते हैं वो कवर है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का, यानी हमारे संविधान का कवर है, जो कि क्या संविधान में लिखा गया है, किसके बारे में लिखा गया है, कैसी वैरायटी है, सब्जेक्ट क्या क्या है, ये सारे हम कॉन्स्टिट्यूशन को पढ़ करके प्रियम्बल को पढ़ के बता सकते हैं कि क्या क्या हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, हमारी संविधान में क्या क्या बातें कही गई हैं, ठीक है दोस्तों। तो बातें मैं अगर करूं तो बहुत ही जानदार तरीके से प्रस्तावना को अगर किसी ने पेश किया था तो दोस्तों वो किया था जवाहरलाल नेहरू ने। किसने? जवाहरलाल नेहरू जी ने, ठीक है ना। इस बात को ध्यान रखिएगा। और प्रस्तावना जो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, जिसमें कि आपको पता होगा प्रस्तावना में 4 शब्द भी जोड़े गए थे। कमेंट सेक्शन में एक बार मुझे बताइएगा कि प्रस्तावना में भारत के एक बार संशोधन किया गया था जिसमें कि 4 शब्द जोड़े गए थे। अब मैं आपको हिंट दे जा रहा हूं कि 1976 में 42nd अमेंडमेंट के थ्रू 4 शब्द जोड़े गए थे। इसका कमेंट सेक्शन में आप आंसर करेंगे, ठीक है। तो हमारे संविधान की प्रस्तावना में उल्लेख नहीं है। द प्रियम्बल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन डज नॉट मेंशन। न्याय का उल्लेख करता है, जस्टिस की बात बिल्कुल करता है भारत का संविधान का प्रियम्बल, ठीक है। उसके बाद भ्रातृत्व की, बिल्कुल फ्रेटर्निटी की बात भी करता है, यानी भाईचारा की भी बात करता है, ठीक है। प्रतिष्ठा की, समानता की, हाँ ठीक है बिल्कुल। प्रेस्टीज की भी बात करता है, समानता की बात करता है, प्रतिष्ठा की बात करता है, ये भी सही है। जबकि इसमें पूछा है नहीं है, तो यही ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। वयस्क मताधिकार का कोई भी बात प्रस्तावना में नहीं किया गया है, इस बात को ध्यान रखिएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे दोस्तों। अगला क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर, ये लीजिए अगला क्वेश्चन। लोकसभा अध्यक्ष के वेतन और भत्ते कौन निर्धारित करता है? तो दोस्तों लोकसभा के जो अध्यक्ष होते हैं उनके वेतन और भत्ते, जो सैलरी और अलाउंसेस होते हैं, वो तय करता है संसद। कौन करता है तय? संसद करता है। पार्लियामेंट जो है वो करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। पार्लियामेंट के 3 पार्ट होते हैं, एक होता है लोकसभा, एक होता है राज्यसभा, तीसरा होता है प्रेसिडेंट, ठीक है। ध्यान रखिएगा, प्रेसिडेंट एक पार्ट है किसका? संसद का, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट। और अगर मैं बात करूं तो आपको एक ट्रिक बता देता हूं। सरला 79, 80 और 81, यानी स से संसद 79वें आर्टिकल में बात की गई है, र से राज्यसभा 80 आर्टिकल में बात की गई है, ल से लोकसभा 81वें आर्टिकल में बात की गई है, ठीक है। अभी मैंने आपको बताया भी है थोड़ा देर पहले कि लोकसभा, राज्यसभा, ये तीनों मैं जो बता रहा हूं समझिएगा थोड़ा ध्यान से। थोड़ा सा बात कर लेते हैं। अब देखिए लोकसभा पे, ठीक है। अगर लोकसभा पे मैं बात करूं तो लोकसभा का जो कार्यकाल होता है वो 5 ईयर्स का होता है। कितने साल का होता है? 5 ईयर्स का होता है। एक मोटे तौर पे मैं आपको बता रहा हूं और ये सब चीजें आपको याद रखनी जरूरी हैं। लोकसभा 5 साल के लिए इसका कार्यकाल होता है। लोकसभा लोअर हाउस है, निम्न सदन है, लोअर हाउस है, ठीक है। लोकसभा का सदस्य बनने के लिए उम्र जो होनी चाहिए वो 25 साल होनी चाहिए, 25 ईयर्स होनी चाहिए मिनिमम, ठीक है। समझ रहे हैं ना। और उसके बाद अगर मैं बात करूं लोकसभा की थोड़ी से और, तो लोकसभा का जो आर्टिकल है मैंने अभी बताया है, आर्टिकल 81 में लोकसभा की बात की गई है। और अगर मैं बात करूं लोकसभा की थोड़ी सी और, तो लोकसभा में अधिकतम सीटों की संख्या जो हो सकती है, मैक्सिमम जो सीट हो सकते हैं ना, मैक्सिमम नंबर ऑफ सीट जो हो सकते हैं वो हो सकते हैं कितने? 552, 552 हो सकते हैं, ठीक है। और जो चुनाव होता है वो 543 पे होता है। और मैं बात करूं लोकसभा की, लोकसभा के 2 ऐसे मेंबर होते हैं, एंग्लो इंडियन इनको कहा जाता है। इनको प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जो है वो नॉमिनेट करता है, ठीक है। क्या करता है? नॉमिनेट करता है।
इस बात को ध्यान रखिएगा। और लोकसभा को प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया 85 आर्टिकल का यूज करके कभी भी डिसॉल्व भी कर सकता है, भंग भी कर सकता है। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के पास इतना पावर होता है, ठीक है। चलिए अब बात करता हूं लोकसभा की, ठीक है। चलिए तो दोस्तों लोकसभा की अगर मैं बात करूं तो लोकसभा के बारे में आपको जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि क्वेश्चन डायरेक्टली आपसे वन लाइनर पूछे जाते हैं और आपके एग्जाम में क्वेश्चन आए और आप न कर पाए तो दिक्कत होगा। आपको हर एक बातें, हर एक चीज़ें आपको नोट करनी होगी और लिखनी होगी और समझनी होगी। तो मैं बात करूँ अगर राज्यसभा की दोस्तों, तो राज्यसभा के बारे में ध्यान रखिएगा। राज्यसभा के बारे में अगर मैं बात करूँ तो राज्यसभा का जो, पहले मैं अगर बताऊं इसको, तो इसको लोअर हाउस नहीं बोला जाता है, इसको अपर हाउस बोला जाता है। लोअर हाउस लोकसभा को बोला जाता है, ये अपर हाउस होता है, ठीक है। इसमें सदस्य बनने के लिए आपकी उम्र होनी चाहिए 30 ईयर्स, 30 साल की उम्र होनी चाहिए। और इसमें जो मैक्सिमम नंबर होते हैं लोगों के, मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्लियामेंटेरियन जो होते हैं वो होते हैं 250, ठीक है। और इनका जो टेन्योर होता है एक सदस्य का, एक मेंबर का जो टेन्योर होता है ना, टेन्योर का मतलब जो कार्यकाल होता है, कार्यकाल कितना होता है, 6 साल का होता है, 6 ईयर्स का, ठीक। कितना होता है, 6 ईयर का होता है, इस बात को ध्यान रखना है। और दूसरी बात, ये राज्यसभा कभी डिसॉल्व नहीं होती, नेवर डिसॉल्व, नेवर डिसॉल्व। लोकसभा तो डिसॉल्व भी होती है हर 5 साल में, लेकिन ये कभी डिसॉल्व नहीं होती। क्यों नहीं होती, क्योंकि इसमें 1/3 जो मेंबर होते हैं ना, वो हर 2 साल में रिटायर्ड हो जाते हैं, ऑटोमेटिक रिटायर्ड हो जाते हैं, इसीलिए ये कभी डिसॉल्व नहीं होती, ठीक है। इस बात को ध्यान रखिएगा। चलिए राष्ट्रपति की अगर वेतन की बात करें तो राष्ट्रपति का जो वेतन है दोस्तों वो है 5 लाख रुपए। कितना है, 5 लाख रुपए, ठीक। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन ये लीजिए आपकी स्क्रीन पर। संसद की लोक लेखा समिति का अध्यक्ष नियुक्त किया जाता है। तो संसद की लोक लेखा समिति का जो अध्यक्ष है वो नियुक्त किया जाता है किसके द्वारा, द चेयरमैन ऑफ पब्लिक अकाउंट कमेटी ऑफ द पार्लियामेंट इज अपॉइंटेड बाई। दोस्तों अगर मैं बात करूं तो जो लोक लेखा समिति होता है उसमें 22 सदस्य होते हैं। कितने सदस्य होते हैं, 22। 15 लोकसभा से होते हैं और जो 7 बचे हुए हैं वो राज्यसभा से होते हैं, ठीक है। तो 22 लोग होते हैं लोक लेखा समिति में, और मैं ये संसद की एक समिति है लोक लेखा समिति। और मैं बात करूं कि संसद में एक क्वेश्चन पूछा गया था कि संसद से रिलेटेड एक क्वेश्चन पूछा गया था कि संसद की सबसे बड़ी समिति कौन है, तो ध्यान रखिएगा प्राक्कलन समिति जो है वो संसद की सबसे बड़ी समिति होती है, ठीक है। प्राक्कलन समिति, जिसको एस्टीमेट कमेटी भी कहते हैं। क्या है, एस्टीमेट कमेटी, एस्टीमेट कमेटी, इसको याद रखिएगा। और संसद के लोक लेखा समिति का जो अध्यक्ष है उसको नियुक्त किया जाता है, ध्यान रखिएगा। वो कौन करता है, लोकसभा के अध्यक्ष करते हैं, ठीक है। अध्यक्ष करते हैं, इस बात को ध्यान रखिएगा। लोकसभा अध्यक्ष, राज्यसभा और लोकसभा का जब ज्वाइंट मीटिंग होता है, यानी लोकसभा और राज्यसभा का जो सत्र होता है जब एक साथ इकट्ठा होकर के होता है, ज्वाइंट होता है, तो उसकी अध्यक्षता भी लोकसभा का अध्यक्ष ही करता है, इस बात को ध्यान रखिएगा, ठीक है। आर्टिकल 108 में लिखा हुआ है ये बात। चलिए अब प्राक्कलन समिति में कितने मेंबर होते हैं, तो 30 लोग होते हैं, इस बात को ध्यान रखिएगा। और सबसे बड़ी समिति यही होती है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बात करते हैं, अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों। ये लीजिए आपके सामने, उपराष्ट्रपति पदेन अध्यक्ष है। तो मैंने बताया भी था कि उपराष्ट्रपति जो है वाइस प्रेसिडेंट एक्स ऑफिसियो होता है, किसका, राज्यसभा का। किसका होता है दोस्तों, राज्यसभा का, इसलिए एक करेक्ट आंसर होगा। लेकिन संसद का सदस्य नहीं होता, यानी राज्यसभा का सदस्य नहीं होता लेकिन अध्यक्ष होता है, ठीक है। सदस्य होने का मतलब समझ रहे हैं ना, जिसको वोटिंग राइट्स प्राप्त हों, ठीक। चलिए और ध्यान रखिएगा, और मैं आगे बात करता हूं अगले क्वेश्चन की ओर। तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ये लीजिए अगला क्वेश्चन दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, लोकतंत्रीय विकेंद्रीकरण का आशय है, डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन मीन्स। तो अगर मैं बात करूं डिसेंट्रलाइजेशन की, जो कि डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन होता है, वो होता क्या है दोस्तों, तो बात में, जज्बात में, हालात में ये आंसर तो आपको देना होगा। तो दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा स्थानीय सरकार। देखिए विकेंद्रीकरण का मतलब होता है कि एक छोटे से छोटे व्यक्ति तक जिसके पास सारी सुविधाएं नहीं है, सरकार कैसे एक
छोटे से अदना से, जिसके पास कोई इतनी कैपेसिटी भी नहीं है अपने घर को चलाने के, किसी तरह से दो रोटी वो इंतजाम कर पा रहा है, उस व्यक्ति तक सरकार की नीतियां कैसे जाएंगी, सरकार के जितने भी पॉलिसीज हैं वो कैसे जाएंगी, उसी को कहते हैं विकेंद्रीकरण। मतलब ऊपर से लेकर के नीचे तक। मतलब अगर मैं बात करूं तो सेंट्रल गवर्नमेंट तो भाई, सेंट्रल गवर्नमेंट, अब ऐसा तो है नहीं कि भारत के कोने कोने तक सेंट्रल गवर्नमेंट पहुंच जाए अपने आप में। अब इतना बड़ा टास्क है, इतना तो आसान होता नहीं है। तो सेंट्रल गवर्नमेंट क्या करती है, वो स्टेट को कुछ जिम्मेदारियां देती है कि ठीक है, आप एक काम करिए, कुछ चीजें आप जो है आप खुद ले लीजिए, आप जो है इसको मैनेज करिएगा। अब स्टेट क्या करती है, स्टेट भी कहती है अरे भाई मेरा स्टेट भी बहुत बड़ा है, हम कैसे करेंगे। तो स्टेट क्या करती है, जो लोकल गवर्नमेंट होता है, लोकल गवर्नमेंट, स्थानीय सरकार, उसको वो काम दे देती है। लोकल गवर्नमेंट का मतलब जो ग्राम पंचायत होता है, और उसके बाद जो नगर पालिकाएं यानी म्यूनिसिपैलिटी होती हैं, ठीक है। तो म्यूनिसिपैलिटी जो होती हैं और ग्राम पंचायत जो होती हैं वो लोकल गवर्नमेंट के आधार पर काम करती हैं, और इन्हीं को वो जिम्मेदारी देते हैं ताकि वो छोटे छोटे लोगों तक पहुंच सकें, और भारत के जितने भी छोटे गरीब मध्यम वर्ग के लोग हैं उनके तक सारी सुविधाएं पहुंच सकें। इसी को कहते हैं डिसेंट्रलाइजेशन। देखिए यहाँ पर डिसेंट्रलाइजेशन का प्रोसेस फॉलो हुआ है, आप देख पा रहे होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ये लीजिए अगला क्वेश्चन दोस्तों, निम्नलिखित में से मूल अधिकारों का संरक्षक कौन है। तो अगर मैं बात करूं मूल अधिकारों का यानी फंडामेंटल राइट का गार्जियन कौन है, यानी फंडामेंटल राइट आपका अगर वायलेट हो रहा है तो उसको सुरक्षा कौन प्रदान करेगा। तो दोस्तों भैया जी, ई भैया क्वेश्चन ना हटे भैया, ई क्वेश्चन ना हटे, ई तो बारूद हटे, बारूद एकर इलाज तो करे के पड़ी भैया। तो फंडामेंटल राइट जो है ये आपका आता है किसमें, तो दोस्तों ये आपका पार्ट 3 में आता है। मैं अगर बात करूं तो टोटल 6 फंडामेंटल राइट भारत के संविधान में है। अभी पहले 7 हुआ करते थे, संपत्ति के अधिकार को हटा दिया गया, मैंने अभी बताया था आपको। ध्यान रखिएगा फंडामेंटल राइट जो है वो आर्टिकल 12 से लेकर आर्टिकल 35 तक है, ठीक है, और टोटल 6, ठीक। तो इसको जो प्रोटेक्ट करता है उसकी बॉडी का नाम है क्या, न्यायपालिका, यानी जुडिशियल, जो हमारी जुडिशरी होती है न्यायपालिका, वही हमारे फंडामेंटल राइट का क्या करती है, प्रोटेक्शन करती है। वो देखती है कि कोई आपका फंडामेंटल राइट तो वायलेट नहीं हो रहा है, सरकार तो ऐसा नहीं है कि आपके कोई फंडामेंटल राइट को क्रश कर रही है। तो इस तरह से जो संरक्षक होता है वो होता है न्यायपालिका। ध्यान रखिएगा स्टेट में होता है हाई कोर्ट प्रोटेक्शन करने वाला, और सेंट्रल गवर्नमेंट यानी अपर लेवल पे होता है सुप्रीम कोर्ट, ठीक है। हाई कोर्ट का बात किया गया है आर्टिकल 214 में, सुप्रीम कोर्ट का बात किया गया है आर्टिकल 124 में, ठीक है। ये बात याद रखिएगा, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, ठीक है। ये लीजिए अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर ये रहा दोस्तों। अगला क्वेश्चन है मौलिक अधिकारों पर यथोचित प्रतिबंध कौन लगा सकता है। तो दोस्तों वैसे तो फंडामेंटल राइट के ऊपर रिस्ट्रिक्शन नहीं लगाए जाते हैं, लेकिन बहुत ही डेंजरस अगर समय आ गया है, मान लीजिए इमरजेंसी का समय आ गया, तो उस समय कुछ विपरीत परिस्थितियों में, कुछ उल्टे स्थितियों में क्या होता है कि मौलिक अधिकारों के ऊपर रिस्ट्रिक्शन लगा दिए जाते हैं, प्रतिबंध लगा दिया जाता है। तो आपसे पूछा गया है कि कौन लगा सकता है, तो दोस्तों लगाने का जो सबसे बड़ा अधिकार है वो संसद को है, यानी ऑप्शन नंबर बी जो है करेक्ट आंसर है, यही लगा सकता है। क्योंकि संसद में ना एक कानून पेश किया जाता है कि इमरजेंसी की वजह से आपके निम्नलिखित फंडामेंटल राइट को क्या किया जाता है, रिस्ट्रिक्ट किया जाता है, प्रतिबंध लगाया जाता है। जैसे मान लीजिए कि स्थिति बहुत ज़्यादा बेकार हो गई, बेकाबू हो गई, तो वहां पर आपके जो घूमने फिरने के राइट हैं आपको घर में कह दिया जाएगा कि आपको घर में ही रुकना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि बाहर खतरा अगर रहेगा तो आपको घर में ही रुकना पड़ेगा। तो फंडामेंटल राइट कहीं ना कहीं प्रतिबंध लगाना ही होगा तभी, क्योंकि फंडामेंटल राइट है हमारा कहीं आने जाने का, और घर से बाहर जाएंगे तो हमें तो कोई रोक नहीं सकता, लेकिन सरकार ये रोक लगा सकती है अगर आपके जान को खतरा हो या कोई माहौल बिगड़ रहा हो, ठीक है। तो कौन लगा सकती है, संसद लगा सकती है मौलिक अधिकारों पर प्रतिबंध, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्न में से कौन सा विषय राज्य सूची के अंतर्गत आता है। तो देखिए ध्यान से दोस्तों कि कॉन्स्टिट्यूशन में ना टोटल 3 लिस्ट हैं। टोटल कितने लिस्ट हैं, 3 लिस्ट हैं। एक है यूनियन लिस्ट, जिसको हम सेंट्रल गवर्नमेंट का लिस्ट भी कह देते हैं, ये है यूनियन लिस्ट। कौन सा लिस्ट है, यूनियन। ये है स्टेट लिस्ट, और ये है आपका कंकरेंट लिस्ट, ठीक है। तो दोस्तों यूनियन का मतलब संघ सूची, स्टेट का मतलब राज्य सूची, और कंकरेंट का मतलब समवर्ती सूची।
कुछ ऐसे विषय होते हैं जिनके ऊपर संघ यानी कानून बना सकती है, यानी केंद्र सरकार कानून बना सकती है। कुछ ऐसे विषय होते हैं जिसके ऊपर कानून सिर्फ और सिर्फ राज्य सरकार बना सकती है। कुछ ऐसे विषय होते हैं, कुछ ऐसे सब्जेक्ट होते हैं जिनके ऊपर दोनों सरकारें कानून बना सकती हैं, राज्य सरकार भी और केंद्र सरकार की भी, और वो कहलाता है कंकरेंट। ठीक है, ध्यान रखिएगा। जैसे मैं एग्जांपल देता हूँ कंकरेंट लिस्ट का आपको। कंकरेंट लिस्ट में ऐसे सब्जेक्ट होते हैं जिनके ऊपर दोनों कानून बना सकते हैं, जैसे एजुकेशन। एजुकेशन के ऊपर केंद्र सरकार भी कानून बना सकती है और राज्य सरकार भी। जैसे हेल्थ, हेल्थ के ऊपर राज्य सरकार भी कानून बना सकती है और केंद्र सरकार भी कानून बना सकती है। ठीक है ना। ये आज मुझे हुआ क्या है, क्योंकि ना यहाँ पर एल को मैं पहले नहीं लिख रहा हूँ, बाद में लिख दे रहा हूँ। खैर कोई नहीं, ध्यान रखिएगा। जैसे यूनियन के आर्ट में क्या होता है, जैसे डिफेंस हो गया, रक्षा जो संबंधी कानून है वो डिफेंस संबंधी कानून बनाता है संघ, यानी केंद्र बनाता है सरकार। और उसके बाद मैं बात करूं, संचार जो होता है, कम्युनिकेशन सिस्टम जो होता है, वो भी बनाता है कौन, संघ बनाता है, यानी यूनियन। और अगर मैं बात करूं फॉरेन अफेयर्स यानी विदेशी मामले जो होते हैं, उसके ऊपर भी कानून कौन बनाता है, वो बनाता है संघ यानी केंद्र सरकार। राज्य में क्या होता है, जैसे पुलिस उलिस को लेकर के कोई कानून बनाना हो, पुलिस को रिफॉर्म करना हो, ठीक है, एग्रीकल्चर से कोई रिफॉर्म करना हो, ठीक है, कृषि से संबंधित कोई बात का रिफॉर्मेशन या कानून बनाना हो, तो राज्य सरकार के अंदर में होता है। तो देखिए यहाँ पे दिखा है कि कृषि, तो कृषि जो है वो राज्य सरकार के सूची के अंतर्गत आता है। ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए दोस्तों चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन ये लीजिए, आपकी स्क्रीन पर है। संविधान सभा ने राष्ट्रगान कब अपनाया? When did the Constituent Assembly adopt the national anthem? तो नेशनल एंथम किसी ने गाया था, तो उनका नाम था रविंद्रनाथ टैगोर। और कब गाया था इन्होंने? अगर मैं बात करूं दोस्तों, तो गीतांजलि में दरअसल, ठीक है, गीतांजलि में दरअसल 1913 में इनको नोबेल अवार्ड भी मिला था गीतांजलि के लिए। ठीक है, और मैं अगर बात करूं तो फर्स्ट ऐसे इंडियन थे जिनको लिटरेचर में नोबेल मिला था। ठीक है, याद रखिएगा, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और मैं अगर बात करूं नेशनल एंथम की, तो नेशनल एंथम ये दो देशों का इन्होंने गाया था रविन्द्रनाथ टैगोर ने, एक इंडिया का और एक बांग्लादेश का। आमार सोनार बांग्ला, आमार सोनार बांग्ला। ठीक है, तो पहले बंगाल के ही न रहने वाले ये थे। दरअसल इनका नाम रविन्द्रनाथ ठाकुर था, लेकिन अंग्रेज को क्या था, कहने ही नहीं आता था रविन्द्रनाथ टैगोर। रविन्द्रनाथ टैगोर कैसे कहने लगे, ठाकुर 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 टैगोर 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 कहने लगे। समझ रहे हैं ना, पहले नाम ठाकुर था लेकिन टैगोर सा प्रोनाउंसिएशन करने लगे। वो तो ओ माई गॉड कह करके कुछ भी कर सकते हैं, समझ रहे हैं आप लोग। तो संविधान सभा ने राष्ट्रगान को अपनाया था, ध्यान रखिएगा, दो चीजों को अपनाया था, एक नेशनल एंथम को, ठीक है, और एक नेशनल सॉन्ग को। नेशनल सॉन्ग कौन है, वंदे मातरम, जानती हैं। तो नेशनल सॉन्ग और नेशनल एंथम को कब अपनाया गया था, ये दोनों को अपनाया गया था 24 जनवरी 1950। कब? 24 जनवरी 1950, जो कि ऑप्शन नंबर सी में है। हमारे झंडे को यानी ट्री कलर को, हमारे आन बान शान को अगर किसी ने अपनाया था सबसे पहले, तो उस समय भारत के संविधान ने अपनाया था 22 जुलाई 1947 को। 1947 में 22 जुलाई को अपनाया गया था, ध्यान रखिएगा, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, संघ लोक सेवा आयोग को रिपोर्ट किसको प्रस्तुत करनी होती है? हु हैज टू सबमिट द रिपोर्ट टू द यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन? संघ लोक सेवा आयोग को रिपोर्ट किसको प्रस्तुत करनी होती है? तो दोस्तों अगर मैं बात करूं संघ लोक सेवा आयोग की, जिसको हम लोग यूपीएससी कह देते हैं, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, ठीक है, इसकी बात की गई है आर्टिकल 315 में। इसकी बात की गई है आर्टिकल 315 में, और इसमें कहा गया है कि दरअसल 3 प्रकार की सर्विसेज भारत सरकार जो है ये लोगों को सिविल सर्विसेज अवेलेबल कराएगी, जो कि राज्यसभा का बनाने का काम होता है। राज्यसभा का ये काम होता है कि आईएएस, आईपीएस और आईएफएस, ठीक है, इंडियन फॉरेस्ट सर्विस, ये तीनों जो है की सेवाएं यूपीएससी के दौरान ही राज्यसभा इनका गठन करती है। ठीक है, और मैं बात करूं अगर आर्टिकल 315 में यूपीएससी की बात करी गई है, ये रिपोर्ट सौंपता है राष्ट्रपति को। किसको सौंपता है? राष्ट्रपति को सौंपता है, इसलिए एक करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर दोस्तों। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा, किस सदन में अध्यक्ष उस सदन का सदस्य नहीं होता?
तो देखिए आपको पता ही है किस सदन में अध्यक्ष जो होता है उस सदन का सदस्य नहीं होता, तो आप जानते ही हैं राज्यसभा करेक्ट आंसर होगा। राज्यसभा के जो सभापति होते हैं, उपराष्ट्रपति, वो उसका सदस्य बिल्कुल नहीं होते हैं, ठीक है ना, बिल्कुल उसका सदस्य नहीं होते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो दोस्तों अगला क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रपति कितनी बार वित्तीय आपात की घोषणा कर चुके हैं? तो मैंने आपको स्टार्टिंग में इसका बता दिया था कि राष्ट्रपति की बात करें तो आर्टिकल 52 में दिया गया है, आर्टिकल दोस्तों 60 में दिया गया है, इनके शपथ यानी ओथ लेने की बात करी गई है। ये ओथ किसके आगे लेते हैं? तो ध्यान रखिएगा, ये ओथ लेते हैं सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस से के सामने। तो राष्ट्रपति किसके सामने शपथ लेते हैं? सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस के सामने लेते हैं, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। और मैं बात करूं अगर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस की, तो हाई कोर्ट के जो चीफ जस्टिस होते हैं वो किसके सामने लेते हैं? ध्यान रखिएगा, अरे सॉरी, मैं अगर बात करूं गवर्नर की, तो गवर्नर जो है वो लेता है ओथ हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस के साथ, ठीक है ना। हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस उनको क्या कराते हैं? शपथ दिलाते हैं, इस बात को याद रखिएगा। तो मैं बात करूं राष्ट्रपति कितनी बार वित्तीय आपात की घोषणा कर चुके हैं, तो अभी तक कभी वित्तीय आपात की घोषणा नहीं हुई है। फाइनेंशियल इमरजेंसी अभी तक भारत में कभी भी डिक्लेयर नहीं गई है, जो कि आर्टिकल 360 में लिखा गया है, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, आपको कुछ और बातें मैं बता देता हूं। अगर आप बहुत ही फुल फ्लेज सीक्वेंस से जबरदस्त तैयारी करना चाहते हैं तो आप हमारे पेड कोर्स के साथ ज्वाइन हो सकते हैं। डीएनएस एजुकेयर ऐप डाउनलोड करके आप हमारे पेड कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। आप इस नंबर पर कॉल भी कर सकते हैं अधिक जानकारी के लिए, जिसमें कि आपको वीडियो लेक्चर, नोट्स, प्रैक्टिस सेट, ऑनलाइन टेस्ट और सारे कुछ प्रोवाइड किए जाएंगे। आप इस नंबर पे कांटेक्ट भी कर सकते हैं आपको अगर पेड कोर्स में ज्वाइन करना है तो। बहुत ही शानदार तरीके से क्लासेस चलती हैं, इस पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।